हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि डी फार्म फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें कि कुल मिला के आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। और इस 15 चैप्टर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उस हर एक टॉपिक पे मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा इस सीरीज के तहत। और उस वीडियो का मकसद ये होगा कि उस वीडियो में जो भी टॉपिक लिया जाए उस टॉपिक को दोनों एस्पेक्ट से कवर किया जाए। दोनों एस्पेक्ट कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि उस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है तो आप ऑब्जेक्टिव भी बना लो, और यदि थ्योरेटिकल लिखने आ गया उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लिख भी पाओ। देखिए, थ्योरेटिकली लिखने में बच्चों को परेशानी ये होती है कि क्या किताब के हर एक लाइन को याद रखा जा सकता है? नहीं ना। तो थ्योरेटिकली लिखने के लिए ये होता है कि उस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आप उस पॉइंट को याद रखेंगे और उसी पॉइंट को बस एग्जाम में एक्सपेंड कर देंगे जब थ्योरेटिकली लिखने की बारी आएगी। मैं हर एक चीज सिखाऊंगा कि आपको थ्योरेटिकल कैसे लिखना है उस टॉपिक से। डोंट वरी, बस आप इस सीरीज को कंप्लीट फॉलो कर लीजिए, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, और यहाँ पे बस वही बातें होंगी जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। हवाबाजी यहाँ पे नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। यहाँ इस सीरीज का मकसद ये है कि कम समय में ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? ह्यूमंस आर विविपेरस, दैट मीन्स एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड बॉडी, फीमेल बॉडी। देखिए, सबसे पहली बात आता है विविपेरस। विविपेरस कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो बच्चे को जन्म देता है उसको हम लोग विविपेरस कहते हैं, और एक होता है ओविपेरस जो कि अंडे को जन्म देता है, ठीक है। जो अंडे को जन्म देता है उसको ओविपेरस कहेंगे, जो बच्चे को जन्म देता है उसको विविपेरस कहेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में यदि आ जाए कि ओविपेरस और विविपेरस में क्या लिखेंगे, तो ओविपेरस में ये होता है कि बच्चे का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो अंडे के अंदर होता है, लेकिन विविपेरस में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओविपेरस, विविपेरस, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपको पता होगा कि मेल के पास अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, बल्कि फीमेल के पास अलग होता है जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो मेल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। It involves those organ which produce and deliver male gametes into female reproductive tract। सबसे पहले आप समझिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है। पहला काम है उसका प्रोडक्शन ऑफ गैमिट, वो गैमिट बनाए। जैसे कि मेल गैमिट कौन सा है? स्पर्म, मतलब स्पर्म का बनाना, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। और दूसरा काम है स्पर्म को ट्रांसफर करना, कहाँ पे? डिलीवर करना। कहाँ पे डिलीवर करना? फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसका क्या कर देना? ट्रांसफर करना। दो काम है, और दो काम करने के लिए जो भी ऑर्गन यूज्ड होंगे, उस दो काम करने के लिए जो भी ऑर्गन यूज्ड होंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएंगे। क्लियर? तो इट इन्वॉल्व्स दोज ऑर्गन विच प्रोड्यूस एंड डिलीवर। काम दो ही है, प्रोड्यूस करना और डिलीवर करना। किस चीज का? स्पर्म का। क्लियर? तो इससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन होंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएंगे। जैसा कि आप कुछ ऑर्गन है, स्क्रोटम है, पेयर ऑफ टेस्टिस है। हर एक चीज के बारे में वन बाय वन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। स्क्रोटम है, पेयर ऑफ टेस्टिस है, फिर कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, फिर ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन हर एक चीज को देखते हैं। पहले एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम के थ्रू ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें कि हमने पढ़ा स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि क्या पाया जाता है? टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। फिर ये टेस्टिस है जो कि कितना है? पेयर में होता है, यानी दो टेस्टिस होता है। और उसके ऊपर ये क्या है? एपिडिडिमिस है। एपिडिडिमिस एक प्रकार का एक्सेसरी डक्ट है जो कि क्या करता है? स्पर्म को स्टोर करता है। स्पर्म का स्टोरेज यहीं पे होता है, और साथ ही साथ स्पर्म का मैच्योरेशन भी कहाँ होता है? एपिडिडिमिस में होता है। क्लियर? ये हमारा पेनिस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। फिर ये हमारा यूरेथ्रा है जिसके थ्रू क्या होता है? यूरिन भी पास होता है, और
स्पर्म का भी पास आउट यूरेथ्रा के द्वारा ही होता है। और ये वास्ट डिफरेंस है, ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है। और ये पोस्टीरियर पार्ट है, जैसे कि क्या, एनस है, रेक्टम है, और ये हमारा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। ठीक है, तो ये अभी मोटा मोटी हम लोग क्या किए, सिर्फ फिगर को देखे, लेकिन अब हर एक बात को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बात है जो कि हर एक पॉइंट्स को डिस्कवर कर, मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टेक 1 सेकेंड, स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा स्क्रॉटम एंड टेस्टिस। किसको स्टार्ट करते हैं, मैं पेन के कलर को चेंज कर लेता हूं, स्क्रॉटम एंड टेस्टिस। क्या है, स्क्रॉटम एंड टेस्टिस। अभी हमने डायग्राम में देखा कि स्क्रॉटम और टेस्टिस, तो स्क्रॉटम के अंदर ही क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या है, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन स्क्रॉटम। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि टेस्टिस जो होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। और किसके अंदर होता है, स्क्रॉटम के अंदर होता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है और उसके अंदर होता है क्या, टेस्टिस। इस प्रकार से कुछ होता है। और यहाँ पे क्या होता है, पेनिस होता है, इतना आपको पता होगा। ठीक है, फिर स्क्रॉटम हैज टू कंपार्टमेंट्स ईच कंटेनिंग टेस्टिस एंड एपिडिडिमिस टेस्टिकुलर एंड ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। कहने का मतलब ये हुआ, टेक 1 सेकेंड, इस लाइन के कहने का मतलब हुआ कि स्क्रॉटम में 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट में, जैसे कि स्क्रॉटम में कुछ इस प्रकार से कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस होता है, फिर एक एपिडिडिमिस होता है और टेस्टिकुलर एंड, जिससे कि वो स्पर्मेटिक कोड होता है, जिससे कि वो टेस्टिस क्या होता है, स्पेंडेड होता है, मतलब उससे लटका हुआ होता है स्पर्मेटिक कोड के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। ये स्क्रॉटम का मेनली फंक्शन क्या है, स्क्रॉटम सबसे पहली बार टेस्टिस को रहने का जगह देता है, प्लस दूसरा काम इसका जो मेन वर्क है वो क्या है कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर जैसे भी है उससे क्या है, 2 से 2.5, कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है किसका टेम्परेचर, स्क्रॉटम का टेम्परेचर। यदि आप गर्मी के दिनों में फील करोगे तो आपका स्क्रॉटम क्या होता है, ठंडा होता है। आपके अगर अदर बॉडी ऑर्गन है, आप यदि बॉयज हो तो आप समझ पाओगे कि आपका हाथ, अगर जो कोई भी बॉडी ऑर्गन है आप उसे टच करोगे और अपने स्क्रॉटम को टच करोगे तो ये फील करोगे कि हमारे बॉडी से रिलेटेड थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ का क्या है, थोड़ा ठंडा फील होता है, क्या, हमारा स्क्रॉटम। तो हमारा स्क्रॉटम क्या करता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर देता है, किसका, हमारे टेस्टिस का, जिससे कि, क्योंकि देखिए कोल्ड एरिया में स्पर्म का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। ठीक है, कि इसलिए कहा जाता है ना कि ठंड के दिनों में स्पर्म का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो मतलब स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या कर देता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है, मेन काम है। दे आर ओवल शेप्ड, ओवल शेप्ड कुछ इस प्रकार से होता है, आपको पता है ये किस प्रकार के होते हैं, किस शेप्ड का होते हैं, ओवल शेप्ड का होते हैं। 4.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। ये क्या, किसकी बात कर रहा है, ये टेस्टिस की बात कर रहा है कि टेस्टिस जो होता है वो ओवल शेप का होता है और 4.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, 4.5 सेंटीमीटर, और इसका वेट कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डाटा है, अगर ध्यान रहता है तो बेटर है, नहीं भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना डाटा याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ आप रख लो तो बेटर है। ठीक है, फिर क्या कहता है, दे रिमेन सस्पेंडेड स्क्रॉटम वाया स्पर्मेटिक कोड। कहने का अर्थ हुआ कि स्क्रॉटम में जो टेस्टिस होता है वो किसके द्वारा सस्पेंडेड होता है, किसके थ्रू, तो वह स्पर्मेटिक कोड के थ्रू, किसके थ्रू, स्पर्मेटिक कोड के थ्रू। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट में आते हैं। दे आर कवर्ड विथ 3 लेयर्स। किसके बारे में बात कर रहा है, टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस कितने लेयर से कवर्ड होता है, 3 लेयर से, और सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। क्या क्या होता है, मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे, यही सब देखिए थ्योरेटिकल जब आप लिखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि 3 लेयर्स होते हैं टेस्टिस के। कौन कौन से होते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। ऐसा करो कि आप हमारे से लेक्चर के साथ साथ याद करने का ट्राई करो, एक बार मैं बोलूं उसके साथ साथ आप भी बोलो, जिससे कि आपको क्या होगा कि याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, 3 लेयर्स होते हैं किसके, टेस्टिस के। कौन कौन से, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर उसके बाद है ट्यूनिका एल्बुजिनियम, उसके बाद क्या है, ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। ये क्या हुआ, हमारे टेस्टिस के लेयर्स हो गए। ठीक है, फिर इनर एरिया ऑफ टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 200 to 300 लोब्यूल्स विथ ईच इन 1 to 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड 10 ट्यूब्यूल्स आर सराउंडेड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। कहने का अर्थ हुआ कि जो टेस्टिस है वो अंदर
से कितने लोब्यूल में बटा होता है? लगभग 200 से 300। मतलब टेस्टिस के अंदर भी कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिसको कि हम लोग लोब्यूल कहते हैं। मतलब बायोलॉजी के भाषा में उसको क्या कहते हैं? लोब्यूल कहते हैं। तो कितने लोब्यूल होते हैं ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। 200 to 300, 200 से 300 लोब्यूल होता है हर एक टेस्टिस में। और उस लोब्यूल के अंदर, किसके अंदर, जैसे कि ये लोब्यूल है, उस लोब्यूल, एक लोब्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर ये एक लोब्यूल है तो उसमें 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के सेल? 2 टाइप्स के सेल। और वो दोनों टाइप के सेल कौन कौन से हैं? मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। क्या क्या है? मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। देखिए, कहने का अर्थ हुआ कि जो हमारा टेस्टिस है वो टेस्टिस कितने लेयर से कवर्ड है? 3 लेयर से। सबसे बाहरी लेयर को हम लोग ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, फिर मिडिल वाले को ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके अंदर वाले को ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। ठीक है। फिर इनर एरिया जो होता है टेस्टिस का वो 200 से 300 लोब्यूल्स में बटा होता है। और हर एक लोब्यूल में 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं? 1 से 4 हर एक लोब्यूल में। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप का सेल पाया जाता है। एक होता है मेल जर्म सेल, दूसरा होता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या करेगा? स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि मेल जर्म सेल से ही बनता है स्पर्मेटोजोआ। और सर्टोली सेल इसको क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा स्पर्म प्रोडक्शन में। क्या करता है? इसका मेनली काम होता है क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, यानी पोषक तत्वों को प्रदान करेगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग जैसे कि स्क्रोटम्स के बारे में पढ़ लिए। जैसे कि शुरुआत में आपने देखा कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था। स्क्रोटम एंड पेयर ऑफ टेस्टिस, ये दोनों कवर हो गया। अब हमारा बच्चा क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स। देखिए, एक्सेसरी डक्ट्स कहने का मतलब क्या हुआ? कि एक्सेसरी वर्ड पे आप ध्यान रखिए, जो कि हेल्पिंग, एक्सेसरी मतलब होता है जो हेल्प करे। जैसे कि आपको क्या है कि आपके मोबाइल में कुछ एक्सेसरी वर्क्स होते हैं। आपका मोबाइल है वो आपको क्या करता है? आप बिना मोबाइल के आप नहीं रह सकते हो, ऐसा लगने लगता है, क्योंकि आपके बहुत सारे फोन कॉल्स होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि मोबाइल से रेगुलेट होते हैं। तो उसी तरीके से एक्सेसरी डक्ट्स जो कि अनिवार्य होते हैं, क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं, एक्सेसरी हैं। अभी के ज़माने में जैसे कि आपके लिए मोबाइल हो चुका है कि ये अनिवार्य हो चुका है, एक्सेसरी सब्सटेंस के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से ये कुछ डक्ट मतलब क्या होती है? नलिकाएं हैं। कुछ नलिकाएं हैं जो कि एक्सेसरी हैं, मतलब वो हेल्पिंग भी है और उनका जरूरत भी एकदम एक्सेसरी है, मतलब है। ठीक है। जैसे कि उसमें से इंक्लूडेड हैं कौन कौन से? रेटेटेस्टिस, क्या क्या है? रेटेटेस्टिस है, फिर वास इंफ्रेंसिया है, एपिडिडिमिस है। मैं पहले सबके नाम बता देता हूँ, उसके बाद सभी के फंक्शन बताऊंगा। ठीक है। एपिडिडिमिस है, उसके बाद स्पर्मेटिक कॉर्ड है, वास डिफरेंस है, ये सब। फिर नीचे ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड है। फिर आगे एजुकेलेटरी डक्ट, ये एक्सेसरी डक्ट्स में आता है। ठीक है। तो एक्सेसरी डक्ट में पहले आप पढ़ने से पहले जैसे कि एक पाथवे को फॉलो करता है, कैसे? तो वो इस डायग्राम से, वैसे इस टेबल से आपको पता चल जाएगा। आपने पढ़ा कि एक टेस्टिस में क्या होता है? एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स होते हैं? 200 to 300। अभी आपने तुरंत देखा ना कि एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स होते हैं? टेक वन सेकेंड। कितने होते हैं? 200 to 300 लोब्यूल्स। ठीक है। और 200 to 300 लोब्यूल्स में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? वो भी बताया था कि हर एक लोब्यूल में 1 से 4, कितना? 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। तो वो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप का सेल प्रेजेंट है। कौन कौन सा? एक मेल जर्म सेल और दूसरा क्या है? मेल जर्म सेल है, दूसरा क्या है? सर्टोली सेल है। और वही मेल जर्म सेल है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। तो कहने का अर्थ हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो टेस्टिस के अंदर कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। तो वो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, अब वो उसका पाथवे क्या है? जब वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है तो वो किस पाथवे को फॉलो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप पहले इस फ्लो चार्ट से आप समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको सभी के मतलब सभी के वर्क समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो रेटेटेस्टिस, क्या? रेटेटेस्टिस में पहुंचता है। रेटेटेस्टिस के बाद वो वासा एफ्रेंसिया में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? वासा एफ्रेंसिया। और ये कहाँ तक है? ये वासा एफ्रेंसिया तक जो भी डक्ट है वो टेस्टिस के अंदर की बात है। कहाँ तक बात है? टेस्टिस के अंदर। और ये वासा एफ्रेंसिया ही टेस्टिस के बाहर लेके जाता है। कौन?
स्पर्म को जो वासा एफरेंसिया कहाँ लेके जाता है, टेस्टिस के बाहर लेके जाता है। तो जब वासा एफरेंसिया खुलता है, किसमें खुलता है, एपिडिडिमिस में, ठीक है। तो सबसे पहले स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से वो कहाँ जाता है, रेटे टेस्टिस में, फिर रेटे टेस्टिस से वासा एफरेंसिया में जाता है, और वासा एफरेंसिया के बाद वो स्पर्म क्या आता है, टेस्टिस से बाहर आने का समय आ जाता है। टेस्टिस से बाहर डक्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडिडिमिस कहते हैं। और एपिडिडिमिस में याद रखिएगा क्या है, स्पर्म का स्टोरेज जो होता है वो एपिडिडिमिस में होता है। मानी स्पर्म क्या होता है, स्टोर वहाँ कहाँ रहता है, एपिडिडिमिस में रहता है। और साथ ही साथ स्पर्म का मैच्योरेशन भी, मैच्योर भी होता है, वो कहाँ होता है, एपिडिडिमिस में होता है, ठीक है। फिर एपिडिडिमिस के बाद यदि मतलब अगर इंटरकोर्स हो रहा है, इंटरकोर्स कहने का अर्थ हुआ है मानिए सेक्स हो रहा है, तो सेक्स के दौरान अब वो क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ बाहर जाएगा, स्पर्म बाहर आएगा। तो स्पर्म बाहर आने के लिए अब वो पाथवे को क्या फॉलो करेगा, एपिडिडिमिस के बाद वो कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा। कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस में जाने के बाद वो सेमाइनल वेसिकल के साथ गुजरेगा। देखिए सेमाइनल वेसिकल क्या है, ग्लैंड है जो कि क्या करता है, सिक्रीशन देता है। क्या करता है, एड देयर आउन सिक्रीशन। कहने का अर्थ हुआ कि उसका कुछ सिक्रीशन है जो कि लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, जो कि स्पर्म को क्या करता है, फ्लूइडिटी नेचर शो करता है। क्या करता है, फ्लूइडिटी नेचर। जैसे कि स्पर्म फ्लूइड के रूप में आता है ना, तो वो सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन के कारण होता है। और भी कुछ ग्लैंड है जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके भी मदद से होता है, ठीक है। फिर जब सेमिनल वेसिकल के पास से गुजर जाता है तो वो किस डक्ट में चला जाता है, एजैकुलेटरी डक्ट में। किसमें, एजैकुलेटरी डक्ट में आ जाता है स्पर्म। और एजैकुलेटरी डक्ट याद रखिएगा किसको कहा जाता है, जब वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों मिल जाता है तो उसके बाद जो नलिकाएं बनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और एजैकुलेटरी डक्ट में आने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो स्पर्म क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। सबसे पहले स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद कहाँ जाता है, रेटे टेस्टिस में। उसके बाद कहाँ जाता है, वासा एफरेंसिया में। और वासा एफरेंसिया से फिर वो एपिडिडिमिस में आता है। एपिडिडिमिस में ही स्पर्म का स्टोरेज होता है और साथ ही साथ वहाँ पे मैच्योरेशन भी होता है स्पर्म का। फिर वो वास डिफरेंस में जाता है। वास डिफरेंस में जाने के बाद वो कहाँ जाता है, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के पास से गुजरता है और सेमिनल वेसिकल क्या करता है, अपने सिक्रेशन को ऐड कर देता है। और वहाँ ऐड करने के बाद वो किस में चला जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट में। और इजैकुलेटरी डक्ट कहने का अर्थ वो क्या हुआ, जब वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों को मिला के जो डक्ट निकलता है उसे हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। फिर इजैकुलेटरी डक्ट के बाद वो कहाँ चला जाता है, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा आपको पता है कि यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिन भी पास होता है और इसी यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म का भी क्या होता है, बाहर जाता है, ठीक है। तो इजैकुलेशन हो जाता है। ये पाथवे फॉलो करता है। ये पाथवे के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यदि आपको आ जाए किसके बारे में, स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में, यानी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं, आप पाथवे ऑफ स्पर्म आ जाए लिखने के लिए तो आप इसको लिख सकते हैं। यदि टेस्टिस के बारे में भी अगर लिखने के लिए आ जाए थ्योरेटिकली तो आप इस टॉपिक, इस फ्लो चार्ट को बना देंगे तो एडिशनली कम से कम 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा आपको इस फ्लो चार्ट पे। क्योंकि एग्जामिनर को ना फ्लो चार्ट पढ़ना आसान लगता है ना, उसको पता चल जाता है कि नहीं ये चीज़ें आपको आती हैं। लेकिन आप यदि पैराग्राफ्स में लिखोगे तो वो चीज़ें पढ़ेगा तभी तो समझेगा ना कि आपने सही लिखा है। लेकिन ये तो क्लियर दिख जाता है कि नहीं बच्चे को नॉलेज है, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लो चार्ट्स को आप यूज कर सकते हो। अब हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या था, रेटे टेस्टिस। हमने बोला कि रेटे टेस्टिस क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, रेटे टेस्टिस में। और उसके बाद वासा एफरेंसिया में। तो वही चीज़ें लिखी हुई है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू वासा एफरेंसिया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होता है किसमें, वासा एफरेंसिया में। किसके थ्रू, रेटे टेस्टिस के थ्रू। देखिए हमने वही बात यहाँ लिखी है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किस में ओपन होता है, वासा एफरेंसिया में। किसके थ्रू, रेटे टेस्टिस के थ्रू। क्लियर, ये लाइन क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। वासा एफरेंसिया इट लीव द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू एपिडिडिमिस। हमने क्या बोला कि वासा एफरेंसिया से पहले जो बातें होती है, वासा एफरेंसिया तक वो टेस्टिस के अंदर की बातें होती है। लेकिन जो वासा एफरेंसिया क्या करता है, टेस्टिस को लीव करता है। लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना। टेस्टिस से बाहर आने की बात करता है कौन, वासा एफरेंसिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि विच डक्ट लीव द टेस्टिस, क्या, विच डक्ट लीव द टेस्टिस, तो कौन हो जाएगा, वासा एफरेंसिया। इट लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडिमिस। वो किस में खुलता है, फिर एपिडिडिमिस में खुलता है। फिर एपिडिडिमिस क्या है, विच स्पर्म स्टोर्ड हियर।
हमने बोला कि स्पर्म का स्टोरेज का काम कौन करता है, एपिडिडिमिस करता है। क्लियर। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स। ये जो एपिडिडिमिस होता है वेरी मतलब बहुत ज़्यादा कॉइल्ड टिब्यूल से बना होता है। कॉइल्ड टिब्यूल का कारण ये होता है ताकि यहाँ पे ये सरफेस एरिया बढ़ सके, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा स्पर्म वहाँ पे क्या होंगे, स्टोर हो पाएंगे। ठीक है। कॉइल्ड टिब्यूल्स बिफोर कमिंग आउट द मेल बॉडी स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन टेस्टेड मूव इनटू द एपिडिडिमिस फॉर मैच्योरेशन। कहने का अर्थ हुआ कि जब तक कि मतलब मूविंग बिफोर कमिंग आउट मेल बॉडी, मतलब मेल बॉडी से वो जो स्पर्म बाहर आएगा उससे पहले जो स्पर्म स्टोर रहेगा वो कहाँ रहेगा, एपिडिडिमिस में रहेगा। क्लियर हो गया ना। और मैच्योरेशन भी कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, एपिडिडिमिस में होगा। क्लियर। स्पर्मेटिक कोड की अब बात करें, हम लोग किसकी बात करेंगे, स्पर्मेटिक कोड की। तो टेस्टिस आर हेल्ड इन स्क्रोटम वाया स्पर्मेटिक कोड। हमने बोला कि टेस्टिस के अंदर जो स्क्रोटम हेल्ड है, मतलब लटका हुआ है, वो किसके मदद से लटका हुआ है, स्पर्मेटिक कोड के मदद से ही लटका हुआ है। क्लियर। अब हम लोग वास डिफरेंस की बात करें, आपको थोड़ा सा मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम जब आप देखोगे तो थोड़ा क्लियर हो पाएगा। ये देखिए आप क्या क्या है, स्क्रोटम है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर जो भी है क्या क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बाद क्या, रेटिटेस्टिस और वासा फ्रेंसिया। अब वासा फ्रेंसिया तक तो आपको नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ वासा फ्रेंसिया के बाद जो खुलता है वो किस में खुलता है, एपिडिडिमिस में, जो कि आपको दिख रहा होगा ये जो है एपिडिडिमिस है। और यही एपिडिडिमिस के बाद जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में, जो कि आपको इस प्रकार से ट्यूब दिख रहा होगा, वास डिफरेंस में जाएगा। ठीक है, तो यही वास डिफरेंस है इस ट्यूब में। और वसेक्टमी जब होता है, क्या वसेक्टमी जब करा जाता है तो उस समय कौन से ट्यूब को काटा जाता है, तो इसी को काटा जाता है। वसेक्टमी कहने का अर्थ हुआ नसबंदी। ठीक है, नसबंदी में जो काटा जाता है वो वास डिफरेंस को काट के उसको दोनों तरफ से बांध दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने वास डिफरेंस देख लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, वास डिफरेंस के बाद ये सेमानल वेसिकल ग्लैंड है। ठीक है, ये पेयर में होता है, 2 ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड आता है। उसके बाद ये ग्लैंड से मिलने के बाद, ये जो ग्लैंड से मिलने के बाद जो डक्ट बनेगा उसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे। और इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ये जो यूरेथ्रा आपको दिख रहा है, ये जो पाथवे दिख रहा है, इस पाथवे के थ्रू क्या हो जाएगा, स्पर्म बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकली क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे वास डिफरेंस के बारे में। इट इज ए ट्यूब विच कैरीज स्पर्म इन अपवर्ड डायरेक्शन वाया एपिडिडिमिस टू रीच द एजैकुलेटरी डक्ट। कहने का अर्थ हुआ कि जो वास डिफरेंस है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ आराम से, तब मैं समझाता हूँ डायग्राम को थोड़ा साफ करके। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि वास डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करता है। कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा ना, क्योंकि देखिए ऊपर की ओर लेके जा रहा है ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन में करता है। और ये क्या करता है, वास डिफरेंस के थ्रू ही क्या करता है, वो इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म को पहुंचाता है। क्लियर है, तो इसका काम आपको समझ में आ गया क्या क्या, कि वास डिफरेंस का इट इज ए ट्यूब विच कैरीज स्पर्म इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में कैरी करता है, और साथ ही साथ एपिडिडिमिस टू रीच एजैकुलेटरी डक्ट, और एपिडिडिमिस के साथ एपिडिडिमिस से, कहाँ से, एपिडिडिमिस से इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाता है कौन, वास डिफरेंस। क्लियर। अब हम लोग सेमानल वेसिकल के बारे में बात करेंगे। सेमानल वेसिकल दे आर पेयर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है, एक प्रकार का, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। ठीक है, सेमानल वेसिकल दे आर पेयर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहने का अर्थ हुआ कि इसके पास क्या होगा, डक्ट होगा, और इसके जो एंजाइम्स होंगे, वो जो सिक्रीशन होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंजाइम कहेंगे। बल्कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्ट नहीं होता है उसमें, और उसके सिक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो सेमिनल वेसिकल जो है पेयर्ड है, याद रखिएगा, पेयर्ड कहने का मतलब है इसका संख्या कितना है, 2 है, और ये क्या है, एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर दे स्टोर एंड प्रोड्यूस लिक्विड पोर्शन ऑफ सीमेन। हमने बोला ना कि लिक्विड प्रोड्यूस करता है कौन, ये सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और लिक्विड कंटेंट, उस लिक्विड में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, म्यूकस होता है, फ्रुक्टोज होता है, विच अलाउज स्पर्म टू सर्वाइव इन एसिडिक वेजाइनल इन्वायरमेंट। आपको पता होगा शायद, टेक 1 सेकेंड, शायद पता होगा कि जो वेजाइना होता है वो वेजाइना क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है, वेजाइना का जो पीएच होता है वो 6-7 से कम होता है, जिस कारण से वो क्या होता है, एसिडिक होता है। लेकिन हमारा स्पर्म जो होता है वो क्या होता है,
बेसिक होता है, हमारा स्पर्म क्या होता है, बेसिक होता है। तो ये जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन है, लिक्विड है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, म्यूकस, फ्रुक्टोज। और ये क्या करता है, ये स्पर्म को सर्वाइव करने का कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखिए वेजाइना में क्या है, एसिडिक नेचर है, और हमारा क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। तभी तो एसिडिक और बेसिक मिलेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और हमारा स्पर्म सर्वाइव कर पाएगा। तो ये हमारा हेल्प करता है कौन, सेमिनल वेसिकल। क्लियर। अब हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बात करते हैं। दिस डक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा। हमने बोला ना कि इजैकुलेटरी डक्ट किसमें किसके बीच प्रेजेंट होगा, तो वास डिफरेंस और यूरेथ्रा के बीच जो प्रेजेंट होगा वो डक्ट क्या कहलाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट कहलाएगा। क्लियर है। और वो इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अब है इट ऑल्सो कंटेन द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, इट इजेक्ट्स स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन। कहने का अर्थ हुआ कि देखिए इजैकुलेटरी डक्ट में किसके डक्ट को, इजैकुलेटरी डक्ट में हमने बोला ना कि वास डिफरेंस के डक्ट और सेमिनल वेसिकल के डक्ट दोनों को मिलने के बाद जो डक्ट बनता है वो इजैकुलेटरी डक्ट होता है। ठीक है। तो इजैकुलेटरी डक्ट में लिख रहा है इट ऑल्सो कंटेन डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, मतलब है कि इसमें क्या क्या होगा, ये वास डिफरेंस का डक्ट तो आएगा ही, साथ ही साथ कौन सा आएगा, सेमिनल वेसिकल का भी डक्ट आएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, इट इजेक्ट्स स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जब आपका इजैकुलेशन होता है, मतलब स्पर्म बॉडी से बाहर आता है, मेल बॉडी से, तो उसके बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है, उसे इजैकुलेट कर लेता है, किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या है उसके बाद, क्या यूरेथ्रा के द्वारा हमारा बढ़ गया। अब हम लोग क्या है कि हम लोग शुरुआत में पढ़े क्या क्या, देखिए क्या क्या पढ़ना था, एक बगल से हम लोग टॉपिक को कवर कर रहे हैं, हमारा एक्सेसरी डक्ट्स भी कवर हो गया। अब हमारा बचा क्या, ग्लैंड्स। ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपके पास ऐसा कैपेसिटी हो जाएगा कि आप थ्योरेटिकल भी इसके बारे में जरूर लिख पाएंगे। ठीक है। मैं इसलिए आसान भाषा में बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए हम लोग ग्लैंड्स के बारे में अब पढ़ते हैं, बिल्कुल थोड़े देर में अब खत्म हो जाएगा ये पार्ट हमारा, लेकिन हाँ हम लोग ग्लैंड्स के अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। ग्लैंड्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कि क्या है, इसका नंबर एक ही होता है। ठीक है। लेकिन देखने में लगता है कि आपको दो है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाता हूँ, फिगर टेक 1 सेकेंड, ये फिगर है हमारा। तो यहाँ पे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। मैं पेन के कलर को चेंज करके नोटिस करवा देता हूँ आपको, ये इधर भी दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा, इस प्रकार से क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, लेकिन है एक्चुअली में एक ही, लेकिन दिखता दोनों तरफ से। जैसे कि ये एक है, इसके ऊपर से यदि नली दिख जाएगा, गुजर जाएगा, तो आपको क्या दिखेगा कि दो गो है, एगो इधर है एगो इधर है, लेकिन नहीं, पहले से एक गोल जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो इसका नंबर एक है, जबकि सेमिनल वेसिकल कितना होता है, दो गो होता है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये एक होता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इन मेल द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। सही बात है भाई, जो यूरेथ्रा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या, इस डायग्राम को मैं क्लियर करके समझाता हूँ, टेक 1 सेकेंड, इरेजर लेने दीजिए मुझे। क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा पेंसिल लेकर के बात करते हैं, क्या कि जो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो ये तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यूरेथ्रा है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा का जो स्टार्टिंग होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से स्टार्ट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ही ना यूरेथ्रा है। तो वही बात तो यहाँ लिखना चाह रहा है ना, क्या लिखना चाह रहा है कि इन मेल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किसके द्वारा सराउंडेड है, किसके द्वारा घिरा हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा घिरा हुआ है। क्लियर है। फिर इन दिस देयर आर 24 मोर डक्ट्स, और उस प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत सारा डक्ट्स और भी है, लगभग 24 प्रकार के और भी डक्ट्स पाए जाते हैं। थीन मिल्की फ्लूइड हैविंग pH 6.5, आयरन कंटेनिंग जिंक, सिट्रिक एसिड, फॉस्फेट एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड। मतलब इस ग्लैंड के द्वारा भी कुछ इस प्रकार के सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, सिक्रेट किया जाता है, जैसे कि मिल्की फ्लूइड हो गया, pH 6.5 होता है इसका। ठीक है। और एसिडिक होता है, सॉरी सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। ये सब कुछ एंजाइम्स हैं जो कि आप थ्योरेटिकली में कुछ एक दो एंजाइम का नाम लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में ऐसा डिटेल में नहीं आएगा कि कौन कौन से एंजाइम आते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं आएगा, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली में आप एक दो चीज़ को दर्शा सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, जैसे कि इसमें कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, जिंक होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इस प्रकार से। ठीक है। अब इसमें एक चीज होता है जो कि फिब्रिनोलाइसिन होता है, क्या होता है, फिब्रिनोलाइसिन होता है। फिब्रिनोलाइसिन इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विड नेचर ऑफ सीमेन। देखिए सीमेन और स्पर्म में आपको अंतर बुझना जरूरी है, अंतर समझना जरूरी है कि सीमेन क्या है और स्पर्म क्या है। ठीक है।
सीमेन का मतलब होता है कि स्पर्म प्लस लिक्विड, स्पर्म के साथ साथ क्या निकलता है, लिक्विड भी निकलता है, तो स्पर्म और लिक्विड दोनों को मिला देते तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सीमेन कहते हैं। तो सीमेन का जो लिक्विडिटी नेचर है, किसका नेचर है, लिक्विड नेचर है, वो किसके कारण होता है, फाइब्रिनोलाइसिन के कारण होता है। और वो फाइब्रिनोलाइसिन कौन सिक्रीट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है। क्लियर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक प्रकार का प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि क्या करते हैं, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीमेन के लिक्विडिटी नेचर के लिए। ठीक है। अराउंड 1/3 क्या है, अराउंड 1/3 ऑफ द सीमेन इज मेड बाय प्रोस्टेट सिक्रेशन। कहने का अर्थ हुआ कि जितना भी सीमेन है उसका लगभग 1/3 भाग, कितना, 1/3 भाग किसके द्वारा बनता है, 1/3 भाग वो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या, कि ये जो यूरेथ्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है वो किससे सराउंडेड है, प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड है। इसमें और भी 24 प्रकार के डक्ट्स पाए जाते हैं और इसमें ये क्या लिक्विडिटी नेचर को, मेनली इसका क्या है काम, प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो लिक्विडिटी नेचर को बढ़ाता है, सीमेन के लिक्विडिटी नेचर को बढ़ाता है, किसके द्वारा, फाइब्रिनोलाइसिन के द्वारा। और फाइब्रिनोलाइसिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हमारे जितना भी मतलब सीमेन है उसके 1/3 पार्ट सिक्रेशन किसका, मतलब 1/3 पार्ट किसका है, अकेला प्रोस्टेट ग्लैंड का है। क्लियर। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, बल्बो यूरेथ्रल। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, टेक 1 सेकेंड। ओके। अब हम लोग बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर ग्लैंड, किसके बारे में, बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर ग्लैंड। तो इट इज ए पी साइज्ड ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन्फीरियर टू प्रोस्टेट ग्लैंड। कहने का अर्थ हुआ कि ये क्या है, एक बल्बो यूरेथ्रल एक पी शेप्ड का इस प्रकार से कुछ पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ पाया जाता है, बहुत मटर के दाने का आकार होता है, गोल जैसा मटर के दाने का आकार का होता है। और इन्फीरियर कहने का अर्थ हुआ कि प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे होता है। कहाँ होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे होता है। कौन सा ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग और एक नाम देते हैं कॉपर ग्लैंड। और इट सेक्रीट एल्कलाइन म्यूकस, क्या सेक्रीट करता है, एल्कलाइन म्यूकस। एल्कलाइन कहने का अर्थ क्या हुआ, क्षारीय, मतलब क्या हुआ, देखिए आपका वेजाइना में अंदर जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है, और जो आपका स्पर्म क्या होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए, तभी तो एसिडिक और बेसिक, एल्कलाइन कहने का अर्थ हुआ क्या, बेसिक। तो एसिडिक और बेसिक मिलेगा, न्यूट्रल होगा, तब हमारा स्पर्म क्या हो पाएगा, अंदर में सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, सिक्रीट करता है एल्कलाइन म्यूकस। क्या, एल्कलाइन म्यूकस। तो ध्यान रखिएगा जो एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करने वाला है वो कौन है, बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर ग्लैंड है। ठीक है। दिस एल्कलाइन म्यूकस हेल्प्स इन पेनिस ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन कहने का अर्थ हुआ, जैसे कि हाथ में यदि आप तेल लगाते हैं तो तेल लगाने से क्या होता है, फिसलन बढ़ जाता है ना, फ्रिक्शन कम हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। तो उसी चीज को हम लोग घर्षण कम करने को, प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूब्रिकेशन। जब पेनिस को क्या करना, चिपचिपा करना, एक तरीके से म्यूकस प्रोवाइड करना जिससे कि वो ल्यूब्रिकेट हो, यानी उसमें घर्षण कम से कम हो। तो एक प्रकार से वो क्या करता है, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है यानी कॉपर ग्लैंड है वो एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करता है और उसी के हेल्प से क्या करता है, पेनिस के ल्यूब्रिकेशन करता है। ठीक है। पीएच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरिन रेसिड्यू, मतलब यूरिन जो हमारा एसिडिक होता है उसके भी पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। कौन, बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर ग्लैंड। अब बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर ग्लैंड को समराइज करते हैं, क्या है भैया, ये पी साइज्ड ग्लैंड है, छोटा सा ग्लैंड है जो कि किसके इन्फीरियर में प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फीरियर। इन्फीरियर कहने का अर्थ है जस्ट उसके नीचे होता है। ठीक है। इट सिक्रेट, क्या सिक्रेट करता है, एल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट करता है, और उस एल्कलाइन म्यूकस के थ्रू क्या करता है, वो पेनिस के ल्यूब्रिकेशन, क्या, पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है। ल्यूब्रिकेशन क्या है भैया, घर्षण कम करना ताकि उसमें फिसले आसानी से, तो उसको हम लोग ल्यूब्रिकेशन कहते हैं। ठीक है। और पीएच न्यूट्रलाइजेशन का भी काम करता है, चाहे वो स्पर्म हो या फिर यूरिन हो, दोनों का। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, ये हमारा ग्लैंड भी खत्म हो गया ना, अब हमारा ग्लैंड भी खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसे कि हमने देख रखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना था, स्क्रोटम एंड पेयर ऑफ टेस्टिस हमने पढ़ लिया, एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ लिया, ग्लैंड्स भी पढ़ लिया। अब हमारा सिर्फ बचा हुआ है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहने का मतलब हुआ कि जो बाहर की ओर आपका लटका हुआ है पेनिस, ठीक है, वो पेनिस को ही हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा बहुत पेनिस के बारे में, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में, लेकिन हाँ जितना पढ़ना है, जितने से क्वेश्चन आ सकता है मैं उतना कवर करवा देता हूँ। ठीक है। देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो पेनिस है, इट इज सस्पेंडेड एक्सटर्नली एंड हैज़ यूरेथ्रा। सही बात है, जो पेनिस है हमारा पूछा जाता है कि मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है,
पेनिस है, ये सस्पेंडेड एक्सटर्नली, सस्पेंडेड मतलब वो लटका हुआ है किधर, बाहर की ओर, एंड हैज यूरेथ्रा, और इसी के अंदर क्या है, यूरेथ्रा है, ठीक है। When it is flaccid, it is of cylindrical shape. फ्लैसिड कहने का अर्थ हुआ जब आप ये मुलायम रहता है, जब ये सॉफ्ट रहता है तो ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, बेलना आकार का होता है। जब बट व्हेन इट इज इरेक्ट इट अपीयर्स ए ट्रायंगल, लेकिन जब ये सख्त होता है, सख्त होता है, इरेक्ट मतलब क्या हुआ, जब वो एक टाइट पोजीशन में आ जाता है तो वो किस आकार का हो जाता है, ट्रायंगल के आकार का हो जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जो कि आपको पता है, ठीक है। लेकिन जब वो क्या कहते हैं, जब वो ये फ्लैसिड फॉर्म में होता है तो वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, क्लियर। इट इन्वॉल्व्स 3 सिलेंड्रिकल स्पेसेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। देखिए जो पेनिस में होते हैं वो 3 प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। क्या इरेक्टाइल टिश्यू किसको कहते हैं, वैसे टिश्यू जो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करे। इरेक्शन कहने का अर्थ हुआ जो पेनिस आपका मतलब टाइट होता है ना, तो वो टाइट के प्रोसेस में हेल्प करे, उस टिश्यू को हम लोग इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप्स के टिश्यू, कितने टिश्यू होते हैं, 3 लेयर ऑफ टिश्यू, कितने लेयर, 3 लेयर ऑफ टिश्यू। तो वो 3 लेयर कौन कौन सा है, द 2 ऑफ विच आर लार्जर, जो कि लार्जर होता है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, लाई साइड बाय साइड, एंड थर्ड वन इज साइनस, द साइनस कॉल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कवर द यूरेथ्रा। देखिए आपका ये पेनिस है, ठीक है, और पेनिस के बीच में क्या है, यूरेथ्रा है, इतना तो पता होगा। और जो साइड साइड होता है, क्या साइड साइड होता है, वो क्या होता है, साइड साइड जो होता है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, दोनों साइड में, कितना साइड में, दोनों साइड में जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है। जबकि जो यूरेथ्रा के नजदीक में होता है, जो यूरेथ्रा के नजदीक में हो वो क्या होता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है, क्लियर। तो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम यूरेथ्रा के नजदीक में होता है, जो कि यूरेथ्रा को कवर करता है, बल्कि पेनिस को दोनों बगल से जो कवर करता है, दोनों साइड से, वो कौन करता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। तो देखिए द 2 विच ऑफ लार्जर, जो बड़ा होता है वो कौन होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, लाई साइड बाय साइड, साइड बाय साइड मतलब दोनों साइड में पाया जाता है। थर्ड वन इज द साइनस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनस भी कहते हैं, और उसी का नाम क्या है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है, जो कि कवर करता है किसको, यूरेथ्रा को, क्लियर। द पेनिस बिकम्स रिजिड, इससे इसी टिश्यूज के कारण क्या होता है, पेनिस रिजिड होता है। रिजिड मतलब क्या होता है कि पेनिस बिकम रिजिड व्हेन दिस स्पेसेस आर फिल्ड विथ ब्लड। और ये जो पेनिस रिजिड कब होता है, रिजिड मतलब क्या हुआ, इरेक्ट होना, इरेक्ट मतलब क्या हुआ, जब आपका पेनिस टाइट होता है, तो वो पेनिस टाइट कब होता है, जब उस यही सारे टिश्यूज में क्या होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी यहाँ पे ब्लड भर जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेनिस में कोई हड्डी पाया जाता है जिसके कारण कि वो टाइट हो जाता है, नहीं जी, वहाँ पे ये पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर पार्ट है आप हमारे बॉडी का, यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से यहाँ पे जितने भी इरेक्टाइल टिश्यू हैं उसमें ब्लड का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमारा पेनिस क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, डायग्राम्स को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिस, पेनिस के स्ट्रक्चर को। ये हमारा पेनिस है, पेनिस के सबसे आगे वाले पार्ट को जो हम लोग क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। और हमने पढ़ लिया कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि लार्जर साइड मतलब लार्जर अमाउंट में पाया जाता है, वो टेक 1 सेकेंड, कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो कि दोनों साइड बाय साइड पाया जाता है, वो आपको दिख रहा होगा। फिर कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम जो कि यूरेथ्रा के बिल्कुल नज़दीक पाया जाता है, वो भी आपको दिख रहा होगा। फिर स्पॉन्जी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये यूरेथ्रा है। फिर हमने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, जो कि सिंगल है, ठीक है। उसके बाद हमने ये यूरिनरी ब्लैडर, आप जान रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, मूत्र की थैली से कहा जाता है। फिर प्रोस्टेट यूरेथ्रा, ठीक वही चीज़ है। फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हमने बोल दिया कि क्या है, किसके नीचे होता है, जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है। यूरेथ्रा किसके नीचे, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किसके नीचे होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फीरियर में होता है, ठीक है, क्लियर। और ये स्क्रोटम है, आपको इतना पता चल रहा होगा। और ये क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस है, मतलब ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस जिसके द्वारा क्या होता है, बाहर आता है यूरिन या फिर स्पर्म, क्लियर है। ये डायग्राम भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आपको समझना है कि इसका फंक्शन क्या है, क्या इसका फंक्शन क्या है, पेनिस का फंक्शन क्या है। तो इट प्रोवाइड पैसेज वे ऑफ यूरिन, आपको यूरिन प्रोवाइड कर, यूरिन को पास आउट करने का पैसेज प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। और इट हेल्प्स इन रिलीजिंग स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यदि आपको स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करना है तो उसके लिए ये मीडियम प्रोवाइड करता है, मतलब ये हेल्प करता है स्पर्म को रिलीज करने में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट पेनिस का फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद क्या आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमने कंप्लीट पेनिस के स्ट्रक्चर को देख लिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया जो कि पेनिस था, फिर ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, स्क्रोटम के बारे में पढ़ लिया,
फिर टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया। तो इस प्रकार से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया, जो कि आपको एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। और हमने जितना बोला इसमें से अगर इसका 50% भी बात आपका याद रह जाता है तो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आराम से थ्योरेटिकल चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बात बता दें जो कि आपके काम की चीज है कि यदि आप डी फार्म फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाता है एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू। फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर हो, दोनों चीज को कवर कराया जाता है बिल्कुल एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। आपको लाइव चैट करने का अभी फिलहाल तो लाइव क्लासेस के द्वारा आपको करने का मौका मिला, जैसे कि आप टीचर से बात भी कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप है, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से ऐप आ जाएगा। उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। वहां पे इंस्टॉल करने के बाद आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट सिलेबस को एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू कवर कराया हुआ है, ठीक है। और अभी फिलहाल लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे मॉर्निंग में 8 बजे से 6 बजे के बीच में, 6 बजे शाम तक के बीच में, तो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा हमारा सीरीज, हमारा प्रयास कि आपको आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को थोड़ा आसान बनाया जाए, चीज़ें याद कराई जाए। अगर अच्छी लगी हो तो हम इसको बहुत पूरे एंड तक कवर करेंगे, कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि हर एक ज़रूरतमंद बच्चों को पहुंचे। और एक कमेंट कर दीजिए कि सर आप इसको कंप्लीट कीजिए, तो मैं बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। इससे मैं समझ पाऊंगा कि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं किसी एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल अगेन।